हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मेरा जीओसी। ठीक है, तो जीओसी के हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन। सारे अनायन दिए हुए हैं। तो देखिए, जब भी कभी भी स्टेबिलिटी अनायन का क्वेश्चन आ जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर अपॉन प्लस आई या प्लस एम। इसकी जगह अगर तुम्हारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम है। अगर सिमिलरली तुम्हारे पास अगर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए, बेसिक स्ट्रेंथ और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है, तो उसमें क्या होएगा। देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी प्लस आई प्लस एम अपॉन माइनस आई माइनस एम। तो देखिए, ये सब है हमारे इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें है। तो देखिए, हम इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लगे सी एच थ्री यहाँ पे कार्बन आयन जो ए कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड कुछ इस तरीके से लिख लूंगा। थर्ड कंपाउंड में इस तरीके से लिख लूंगा। और फोर्थ तो C6H5 है, तो उसको मैं बेंजीन की फॉर्म में इस तरीके से लिख लूंगा। तो ये सभी कार्बन अनायन है। देखिए, हमेशा याद रखना है कि जो भी मेरा MHI, जो मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, ये वाला जो कंपाउंड है मेरा, ये यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस कर लेगा। अगर रेजोनेंस कर लेगा तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी आ जाएगी? फोर्थ वन। अब देखें, इस वाले बंदे की अगर बात करें, इस बंदे का क्या इफेक्ट है? प्लस आई। यहाँ पे दो बंदे क्या शो कर रहे हैं? दो जाने प्लस आई शो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक, दो और तीन जाने प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा, क्योंकि अब ये कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन का क्या है, जितना ज्यादा प्लस साइड उतनी स्टेबिलिटी कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? हमारे पास ये वाले कंपाउंड की, जो है 3, उसके बाद 2, फिर 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा मेरा, इस ऑप्शन का करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अब देखिए, एरोमेटिक होने की क्या क्या कंडीशन है। कंडीशंस देख ले पहले एरोमेटिक होने की। पहले तो कंपाउंड मेरा क्या होना चाहिए? साइक्लिक और प्लेनर। सेकंड कंडीशन क्या है उसकी? मेरे पास क्या होनी चाहिए? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग पे, अलोंग साइक्लिक रिंग। मतलब जो पूरी रिंग है उस पे क्या होनी चाहिए? डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। डीलोकलाइजेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से किसी भी एक डबल बॉन्ड को छोड़कर अगर मैं पॉजिटिव लगा दूं तो भी ये डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, ये भी क्या डीलोकलाइजेशन। अगर नेगेटिव लगा दो तो भी सेम ही बात है। और थर्ड है मेरे पास, जो उसने क्या फॉलो करना है? हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या बताता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, कितने पाई होने चाहिए? या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 6 पाई हो इलेक्ट्रॉन्स, या मेरे पास कितने हो? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। चार चार का डिफरेंस आना चाहिए। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे ही कंपाउंड के आ जाएंगे मेरे एरोमेटिक के अंदर। अगर एंटी एरोमेटिक कई बार पूछ ले तो उसमें सिर्फ कितने होने चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो देखिए, हमने क्या पहले साइक्लिक रिंग होनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव। तो ये क्या है? एरोमेटिक भी हमने पढ़ा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हो। अब देखिए, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगला कंपाउंड देख ले, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल। ये भी डीलोकलाइजेशन भी है, साइक्लिक भी है। लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स देख ले कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास? सिर्फ 4। तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक नहीं है। ये कंपाउंड क्या है मेरे पास? एंटी एरोमेटिक। अगला देख लियो ऑप्शन,
डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल सिंगल, दो सिंगल आ गए मतलब कि डीलोकलाइजेशन मेरी खत्म हो गई है। तो ये मेरे पास क्या है, ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक नहीं है। अगले ऑप्शन में देख ले, डबल सिंगल सिंगल, दो सिंगल इकट्ठे आ गए, बीच में कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी मेरे पास एरोमेटिक नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो होंगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज करेंगे, अब हम रेजोनेंस इफेक्ट भी यूज करेंगे। तो देखिए इस कंपाउंड में देखिए एक कंपाउंड एरोमेटिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल एरोमेटिक है, और इसमें देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए वाला ऑप्शन क्या आएगा, सबसे ज्यादा होगा स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है बेंजीन के साथ CH2, बेंजीन के साथ CH2। अब अगर इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगी, CH2 को ऊपर लिख लिया, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में क्या कर देगा, घूम जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगी इसके अलावा, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, उसके बाद 3। फर्स्ट क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये क्या है रेजोनेंस के कारण। ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज माई अलाइल, अलाइल में भी रेजोनेंस हो रही है, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो डबल बॉन्ड पूरा इस साइड में आ जाएगा, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये थोड़ा कम स्टेबल है। तो फिर क्या आ जाएगा 2, और लास्ट में ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी सबसे लास्ट में। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 4th। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन उसने कहा द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब देखिए सारों में क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, कॉमन क्या है। तो सब में जो कॉमन है वो है OH 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 OH, और हमें पता है यही OH क्या देगा, H पॉजिटिव देगा ताकि एसिडिक हो जाए। अभी हम पहले फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -m -i +m+i, उसके ऊपर है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो देख ले इस CH3 का इफेक्ट क्या आएगा, +i, इस बंदे पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। इस NO2 का क्या इफेक्ट है, -m और -i, दोनों इफेक्ट है। इस NO2 पे अकेला -i इफेक्ट है, क्योंकि जो m इफेक्ट है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट करता है, तो इस पे -m इफेक्ट है। पर इनमें से भी देखिए अगर -m ज्यादा तगड़ा है तो इसका हम कौन सा यूज करेंगे, अकेला -m इफेक्ट यूज करेंगे। तो -m सबसे ज्यादा तगड़ा, जितना ज्यादा -m इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या आ जाएगा, 3 वाला। उसके बाद क्या आएगा आई फैक्टर वाला जो क्या है 4। उसके बाद देखिए ये +i तो उसको लेस एसिडिक कर देगा, क्योंकि +i इफेक्ट है। फिर क्या आ जाएगा 2 फिर 1, 3 4 2 1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which of the following the electrophilic ring substitution is most difficult in which of the following, जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें। देखिए इस पे हम एक रूल देखते हैं, याद रखते हैं कि जो भी मेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, +m +i -m -i। और अगर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ जाए वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -m -i +m या +m रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट कह देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखिए सबसे पहले हम इसमें भी देखिए कॉमन क्या है सब में। तो कॉमन देखिए कार्बोक्सिलिक कॉमन है, कार्बोक्सिलिक कॉमन है, कार्बोक्सिलिक कॉमन है, कार्बोक्सिलिक कॉमन है। अब इस Cl का देखिए क्या इफेक्ट है, इस Cl का इफेक्ट मेरे पास क्या है, +m इफेक्ट। इस OCH3 का क्या है, +m। इस NO2 का क्या है, -m। इस NH2 का क्या इफेक्ट है, +m। तो देखिए हमने क्या कहा, सबसे मुश्किल पूछा उसने कि सबसे मुश्किल किसमें है, तो जिसका -m इफेक्ट होगा उसकी ESR रिएक्शन सबसे पीक होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, कंसीडर द एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले ये है बेंजोइक एसिड की ना, मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। दिस इज माय बेंजोइक एसिड। सेकंड की डायग्राम देखिए, वो क्या है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। थर्ड पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड।
एंड फोर्थ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर वही केस सबसे पहले कॉमन क्या, इसमें ये चीज कॉमन है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन है। अब हम पहले देख ले इफेक्ट क्या है। इधर NO2 का इफेक्ट क्या है, माइनस एम इफेक्ट। इस NO2 का इफेक्ट क्या है, माइनस एम इफेक्ट, और इसका क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो हम करके आए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एम के, क्योंकि सारे माइनस एम करे तो उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अब देखिए 2 और 3 में से हमें चेक करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है। तो ना 2 में ना एक स्पेशल केस आ जाता है हमारे पास, इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये कह रहा है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे हैवी ग्रुप लगा हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ऐसा होता है क्योंकि रिंग रोटेट हो जाती है, मेरे पास रिंग में रोटेशन हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा मेरे पास, 2 नंबर ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। फिर कौन सा आ जाएगा मेरे पास, 3 क्योंकि माइनस एम में माइनस आई उससे वीक इफेक्ट है, फिर 4 एंड फिर 1। तो कहां पे ऑप्शन है 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड में ही वर्क करता है कि जो ऑर्थो इफेक्ट पे अगर हैवी ग्रुप लगाए तो उसमें प्लेन रिंग रोटेट हो जाएगी, इससे क्या वो एसिडिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हमने क्या करनी है, मोनोक्लोरिनेशन करनी है। तो देख ले, दिस इज योर टर्शरी, यहाँ पे क्या लगा है Br कि उसमें क्या है, इसकी हमने क्या करनी है, क्लोरिनेशन। अब देखे, हम ये देखेंगे कि क्लोरीन कहाँ पे अटैच हो सकता है। देखिए क्लोरीन इस जगह पे तो अटैच हो नहीं सकता, ठीक है, बच गई ये साइड ये साइड ये साइड, तो जहां मर्जी अटैच कर दो कोई इशू ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखें यहाँ Br से यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl। अगर IUPAC नेमिंग देखे तो 1 2 3, सो 1 क्लोरो, वैसे बी पे ले आएगा तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल, कहा लिखा है 1 ब्रो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, ये वाला आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन 3 कार्बन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ऑप्शन देखें। तो देखिए ये वाली ऑप्शन में ना यहाँ पे मेरे ख्याल से पॉजिटिव मिसिंग है, वो पॉजिटिव यहाँ पे होगा इसका। तो देखिए इसमें भी देखिए कार्बोकेटाइन है, पर हम ये देखें कि ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर ये रेजोनेंस कर सकता है तो स्टेबल होगा। क्या ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल सिंगल तो रेजोनेंस नहीं हो रही, पॉजिटिव सिंगल सिंगल रेजोनेंस नहीं हो रही, पॉजिटिव सिंगल 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 रेजोनेंस नहीं हो रही। तो एक ही बंदा रेजोनेंस करे, जो रेजोनेंस करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, की इनमें से किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। तो देखिए, अब देखिए बेसिसिटी मतलब क्या है कि किसी की पावर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। बेसिक मतलब की, बेसिक मतलब सॉरी, कि जिसकी पावर है लाइट लोन पेयर डोनेट करना, और लोन पेयर तो वही डोनेट करेगा ना जिसके पास होंगे। जैसे कि इसमें क्या है, NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। तो पहले केस में देखिए ये वाला नाइट्रोजन भी 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इस केस में सिर्फ ये वाला बंदा 1 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसमें भी 1 लोन पेयर, इसमें भी 1 लोन पेयर। तो देखिए दो, किसी जगह से हमें 2 लोन पेयर डोनेट करने के लिए मिल रहे हैं, ये और ये जगह से, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 वाली डायग्राम, 1 में से बी और डी में से एक आंसर होगा। अब देखें 2 3 और 1, अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, जो फोर्थ वाला कंपाउंड है ये यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस कर लेगा, तो जो लोन पेयर उसने डोनेट करने थे वो रेजोनेंस में चले गए, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो 4 1 में की सबसे लास्ट में। अब टर्शियरी और सेकेंडरी ये हमने पढ़ा है, अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। जितने भी सेकेंडरी बेसिसिटी है उनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी और टर्शियरी। तो ये सेकेंडरी है माइनस सेकेंडरी की बेसिसिटी ज्यादा, तो 1 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 2। 1 3 2 4 किस में है, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए हमें इसमें से ये पता है कि निकलेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब कि OH नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ से, मतलब यहाँ से बाहर कौन जाएगा, H नेगेटिव बाहर जाएगा।
तो जब भी नेगेटिव अटैक कर रहा होता है तो कौन सी रिएक्शन आती है मेरे पास, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे जनरली बेंजीन के ऊपर या बेंजीन के जितने भी कंपाउंड है, लाइक फिनोल हो गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया, इन सब पे ESR रिएक्शन होती है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये अलग केस है जिसमें क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। अब देख लेते हैं। तो पहले ये वाले देखिए, हम सब स्ट्रक्चर दिए, तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें देखिए डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डीलोकलाइजेशन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4, और नेगेटिव के भी कंसीडर करेंगे तो इस केस में मेरे पास कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ओ सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो 4 तो 6 पाई वाला क्या होता है, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा होगा स्टेबल, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल एक ही जगह में, तो डी आंसर बनेगा इसका बेसिकली। अब ये देखिए डबल सिंगल नेगेटिव, इसमें रेजोनेंस होगी तो ये भी स्टेबल होगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद 4। यहाँ पे देखिए इस CH2 के पास सिर्फ एक कार्बन ग्रुप लगा है, इस CH2 के पास एक ये कार्बन लगा है और ये कार्बन लगा है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये बंदा प्लस साइन शो करेंगे, तो ये 2 जाने प्लस साइन शो करेंगे, सिर्फ एक जना प्लस साइन शो करा है। हमने पढ़ा है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस आई अपॉन प्लस आई, तो यहाँ पे प्लस आई ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में आ जाएगी, तो 2 फिर 1, तो डी ऑप्शन हमने पहले ही लगा लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद कंजुगेटेड सिस्टम, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। डीलोकलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द कंजुगेटेड सिस्टम, बिल्कुल सही है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑल आर करेक्ट। तो सिग्मा बॉन्ड की भी हो सकती है डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड में, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ एन लोन पेयर भी हो सकती है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT 2005 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सबसे लीस्ट स्टेबल है। अगर कभी भी रेजोनेटिव स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, इसके रूल याद रखने, रूल 1, जितने भी न्यूट्रल हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे, जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, थर्ड, नेगेटिव अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, स्टेबल ज्यादा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो स्टेबल लेस। अगर दो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर दो है, अगर दोनों पास पास में है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दूर है वो क्या होगी, स्टेबिलिटी लेस। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नजदीक है तो रिपेल करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। अगर नेगेटिव नेगेटिव नजदीक है, इनकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो देखिए इनमें से उसने पूछा कि सबसे ज्यादा, अच्छा लीस्ट स्टेबल पूछा है, तो सिंपल देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, एक इस ऑप्शन पे आ रहा है, एक इस ऑप्शन पे आ रहा है। तो डबल पहले हम कोवलेंट बॉन्ड काउंट कर ले, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है, पर देखिए ऑक्सीजन पॉजिटिव ये, तो ये दोनों लीस्ट स्टेबल होंगे, ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल लीस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो डबल सिंगल डबल, यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये डबल सिंगल डबल की कंजुगेशन वाले सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, तो करके जो ए वाली है वो लेस स्टेबल आएगी, बी वाली सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगी। ठीक है, अगर आप पूरा ऑर्डर चेक करना है तो देखिए इसमें बोर्ड देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास ये जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे दोनों में से, ये सबसे क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। एन एरोमेटिक कंपाउंड विल नॉट हैव पूछा है साइक्लिक पेन, तो यानी ये नहीं होना चाहिए 4 पाई, ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब जो इजीली लोन पेयर दे दे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये लोन पेयर अंदर रेजोनेंस करेंगे, ये लोन पेयर अंदर रेजोनेंस करेंगे, ये लोन पेयर अंदर रेजोनेंस करेंगे, ये लोन पेयर नहीं रेजोनेंस कर पाएगा, तो जो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, डी आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिलोंग्स टू प्लस साई, प्लस साई सिर्फ CH3 ग्रुप शो करता है तो डी आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन अनायन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है जी, कार्बन अनायन की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे NO2 का क्या है, माइनस आई इफेक्ट यूज करेंगे, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, NO2। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट, चाहे माइनस M की बात कर ले, सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है, NO2 का, फिर Cn का। ठीक है, NO2 का माइनस आई या माइनस M सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों क्या है, ज्यादा हमारे पास क्या आना चाहिए थे, स्टेबल आना चाहिए, ये दोनों क्या आएंगे, लेस स्टेबल आएंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस। अगर किसी का डिस्टेंस कम है तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस कम होता है तो इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगता है। तो ये वाला का डिस्टेंस कम है मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में होता है सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसमें चेंज हो जाता है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में। इसकी ना बस दो कंडीशन याद रखनी है हाइपर कंजुगेशन की, कि जब भी हाइपर कंजुगेशन का क्वेश्चन आ जाए, पहली बात मेरे पास क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड मेरे पास क्या होना चाहिए, जो भी मेरा नेबरिंग एटम है उसके पास क्या होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, अल्फा के साथ वाला ही एटम होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टेबल। तो इसमें ना अल्कीन्स की हम ज्यादा स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द अल्कीन इज मोर स्टेबल, तो इसके बेस में आते हैं। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट लगा रहे हैं। हाँ, एक और केस कि ये जो CH3 है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन के कारण ही आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट implies the atom ability to cause bond polarization। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी के पास नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अपने आप नेगेटिव ले लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पोलराइज होना चाहिए, तो ये सही है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टेटमेंट क्या करा, तभी पड़ गया कि जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। implies the transfer of lone pair of electron from one electron to ये तो रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ये भी गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पे ना एक ही क्वेश्चन याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ना डिपेंड करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंटर, इस पे डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर क्या होती है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में है, मतलब डिफरेंट एटम्स में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ही कह सकते हैं एक तरीके से। लाइक देखिए एक HF एक दूसरा HF, इनमें जो बॉन्डिंग आ रही है क्या है, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो इस केस में देखिए इसमें क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही, इस केस में ऐसे भी नहीं हो रही। तो सबसे कम किसका आएगा, सबसे कम आएगा बॉइलिंग पॉइंट इसका, क्योंकि जो इंट्रा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या करती है, उसको लेस बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देती है। तो सबसे लास्ट में 1 आएगा, 1 आएगा इसमें। और अब बाकी देख लो 1 लास्ट में 1 में है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका सीधे आंसर। अब देखिए Br का साइज बड़ा होगा तो सेकंड ट्रेंड ये भी, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो 3 2 1 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए अगला फिर से सेम क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस, फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए नाइट्रोजन पॉजिटिव सब पे है, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में 8 8 बॉन्ड है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि अगर दो पॉजिटिव नजदीक नजदीक आ जाए तो वो क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव बिल्कुल नजदीक है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगर वो पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला ऑप्शन डी सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच नाइट्रोजन इन LSD इज मोर बेसिक। बेसिक का क्वेश्चन आ गया, मतलब ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। अब सबने लोन पेयर, लेकिन ये वाले लोन पेयर इधर रेजोनेंस कर लेगा, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, ये नहीं कर लेगा तो इजीली डोनेट कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका,